हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। इस सीरीज में हम जितने भी जीएस ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स हैं उनको बिल्कुल बेसिक से समझने की कोशिश करेंगे। ये सीरीज उन बच्चों के लिए खासकर से हेल्पफुल हो सकती है जो यूपीएससी या स्टेट पीएससी की तैयारी के लिए बिल्कुल नए हैं, जो बिल्कुल बिगिनर हैं, जिन्हें नहीं पता कि जीएस के सब्जेक्ट्स को आखिर समझना कैसे है, इन्हें पढ़ा कैसे जाता है। तो हम बिल्कुल शुरुआत से शुरू करेंगे कि ये विषय किस लिए बने हैं, इन सब्जेक्ट्स को पढ़ने की क्या जरूरत है और इनमें शामिल होने वाली जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है हम वहां से इसे शुरू करेंगे, ताकि आपको सब्जेक्ट पे जो आपकी कंसेप्चुअल समझ है वो आपकी स्ट्रांग हो सके। तो आप वीडियो को जरूर पूरा देखें और हमें फॉलो कर लें ताकि आगे भी आप इन वीडियोस को देख सकें। शुरुआत हम करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस से। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, पॉलिटी को जीएस ओरिएंटेड सब्जेक्ट की तरह पढ़ने से पहले हम बेसिक दो शब्दों का अंतर आज समझ लेते हैं। दो शब्द हमेशा आपके सामने आएंगे, एक होगा पॉलिटिकल साइंस और एक है पॉलिटी। इन दो शब्दों का अंतर आप सबसे पहले समझ लें। पॉलिटिकल साइंस जो है ये ह्यूमैनिटी ओरिएंटेड सब्जेक्ट है, ये थियोरेटिकल है ना। यहां पे आपको थ्योरी और प्रिंसिपल देखने को मिलेंगे, है ना। राजनीति से संबंधित जितने भी थ्योरी और प्रिंसिपल हो सकते हैं, जितनी भी टर्मिनोलॉजीज हैं, उनको कैसे परिभाषित किया जाता है, वो सब यहां शामिल होता है। और इन सबको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कैसे करते हैं किसी देश में, वो आपको पॉलिटी में देखने को मिलता है। ठीक है, तो पहले तो ये बेसिक अंतर है। दिस इज थ्योरेटिक पार्ट एंड दिस इज प्रैक्टिकल पार्ट। ठीक है, अब आते हैं हम कि सिविल सर्विसेज के लिए हमको इसकी जरूरत क्यों है, हम इसे कैसे पढ़ते हैं। देखिए, इसका सीधा सीधा जो जुड़ाव है वो समाज से है। जनरली हम देखते हैं जब सोसाइटीज बनती हैं तो धीरे धीरे करके जब सोसाइटी इवॉल्व होती है तो वो और भी कॉम्प्लेक्स होती चली जाती है। यानी कि विभिन्न प्रकार के समुदाय होते हैं, विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं, उनकी अपनी सोच होती है, उनकी अपनी मान्यताएं होती हैं। अगर कोई उनके लिए यूनिवर्सल प्रणाली, एक जैसी प्रणाली ना हो तो सारे लोग अपने अपने नियम कायदे मानने लगेंगे और इससे तो हम सब लोगों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे कभी ला ही नहीं पाएंगे, उन्हें कभी हम एक कानून से संचालित कर ही नहीं पाएंगे। तो जब भी हमको किसी कॉम्प्लेक्स समाज को एक जैसे नियम पालन करवाने की जरूरत हो तब हमें आवश्यकता पड़ती है राज्य की, यानी कि स्टेट की। और एक स्टेट में क्या क्या एलिमेंट होंगे, एक स्टेट कैसे काम करना चाहिए, एक स्टेट समाज को कैसे निर्देशित करता है, ये सब थ्योरीज आपको मिलती हैं पॉलिटिकल साइंस में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम स्टेट या राज्य शब्द की। स्टेट या राज्य शब्द जो है उसमें बहुत सारे घटक शामिल हैं। इसमें पहला घटक होता है भूभाग या लैंड, यानी कि राज्य हमेशा एक निश्चित भूभाग, एक स्पेसिफिक लैंड एरिया में होता है, उसकी सीमाएं होती हैं, उसकी कुछ बाउंड्रीज होती हैं, फ्रंटियर्स होते हैं। नंबर दो, पॉपुलेशन। हमेशा राज्य में रहने वाले लोगों से मिलकर राज्य की जनसंख्या या राज्य की पॉपुलेशन बनती है। इससे राज्य की सरकार को यह समझ में आता है कि कितने लोगों को लेके चलना है और किस तरीके से लेके चलना है। तीसरी चीज जो राज्य में होती है उसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट या सरकार। अब ये गवर्नमेंट या सरकार का काम क्या है? सरकार बेसिकली अलग अलग तरीके से चुनी जा सकती है। जैसे आपने देखा है कई बार पुराने जमाने में राजतंत्र हुआ करता था, जहां पे चुनाव जैसी कोई प्रक्रिया नहीं है, एक व्यक्ति राजा है और वो होलसेल अथॉरिटी है। आगे चल के आपने देखा है कि लोकतंत्र है, यानी कि जनता होती है और जनता किसी को चुन करके राजा बनाती है और राजा अपनी टीम गठित करता है, इससे मिलकर हमारी सरकार बनती है, जो कि आपने भारतीय लोकतांत्रिक प्रणाली में भी देखा होगा। तो सरकार बेसिकली कौन है? अगर भारतीय संदर्भ में बात करें तो भारत के लोगों के द्वारा चुने गए ऐसे लोग जिनसे हम चाहते हैं कि वो हमारे देश को निर्देशित करें, संचालित करें और आगे लेकर के जाएं। अब एक बड़ा प्रश्न बनता है इन सब घटकों के अलावा, अच्छा एक घटक और यहाँ पे छूट जाता है, वो घटक है व्यक्ति या नागरिक, यानी कि हम लोग इंडिविजुअल्स जो इस समाज का, इस देश का हिस्सा है। इन चार घटकों से मिलकर तो बन गया हमारा राज्य। अब यहाँ पे एक बेसिक सा प्रश्न होता है, हमने अभी बात की कि हम जिस सरकार को चुन रहे हैं वो सरकार जो है हमें निर्देशित करेगी, लेकिन सरकार को ये कौन बताएगा कि निर्देशित आखिर करना किस दिशा में? ये भी तो एक बड़ा प्रश्न है। ऐसे तो सरकार अपनी मनमानी कर सकती है, या जनता चाहती कुछ और सरकार कुछ और भी कर सकती है, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। क्यों? क्योंकि सरकार किस तरीके से लोगों को निर्देशित करेगी
इसका पता आप लगाते हैं उस देश के संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन से। अब ये संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन क्या चीज है? किसी भी राज्य या देश का संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन वो मार्ग, वो पाथ, वो रास्ता है जिसपे कोई सरकार चलेगी। अब सरकार के चलने से मतलब क्या होता है? सरकार के चलने का मतलब ये होता है सरकार कैसी नीतियां बनाएगी, सरकार कैसी योजना बनाएगी, सरकार खुद कैसे नियम कायदों का पालन करेगी, सरकार के ऊपर कौन से नॉर्म्स अप्लाई होते हैं, ये सब लिखा होता है उस देश के संविधान में। तो इस तरीके से हमने समझा कि हमारे कॉम्प्लिकेटेड समाज को यूनिवर्सली एक साथ एक जैसे नियमों का पालन कराने के लिए हमें एक एंटिटी की जरूरत होती है जिसे हम बोलते हैं सरकार। सरकार किस पथ पे चलेगी, हमारे राज्य को कैसे निर्देशित करेगी, ये पता चलता है राज्य के संविधान से। ठीक है, तो ये बेसिक से लिंक है। ये ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको लगातार हमेशा पॉलिटी पढ़ते वक्त सामने आएंगी, आपको इनका बेसिक अंदाजा होना चाहिए। ठीक है, अब यहां से हम देखेंगे, जब आप पॉलिटी की किताबें पढ़ेंगे, आपने अपने स्कूल्स में भी जब पॉलिटी एज अ सब्जेक्ट पढ़ा होगा तो आपने दो शब्द पढ़े होंगे किसी भी देश के कंसर्न में। एक शब्द है राज्य और एक शब्द है राष्ट्र। वन इज स्टेट एंड अदर इज नेशन। देखिए, पॉलिटी पढ़ते वक्त हमेशा याद रखना है कि हर शब्द का अपना इंडिविजुअल स्पेसिफिक मीनिंग है। यहां पे भी राज्य या राष्ट्र अगर हम कॉमन वे में देखेंगे तो ये दोनों एक ही जैसे शब्द हैं, यानी कि हमारे देश के लैंड के लिए ही, भूभाग के लिए ही इस्तेमाल होने वाले शब्द हैं, लेकिन इनका सेंस अलग है। जब हम फिजिकल बाउंड्रीज में सिमटे राज्य की बात करते हैं कि हाँ एक लैंड एरिया है जिसकी अपनी फिजिकल बाउंड्रीज है, इसका अपना एक पॉपुलेशन है, तो फिर हम बात कर रहे हैं स्टेट या राज्य की। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं कि किसी एक स्पेसिफिक लैंड एरिया में एक समुदाय रहता है, उन सबकी एक जैसी देश प्रेम की भावना है, वो अपने आप को एक देश के प्रति निष्ठावान मानते हैं, तो ये भावनात्मक मुद्दा हो जाता है। तो जब हम किसी देश की, किसी राज्य की भावनात्मक एकता की बात करते हैं तो फिर वहां शब्द इस्तेमाल होता है राष्ट्र। इसीलिए जब भी आप संविधान को पढ़ेंगे या किसी भी लीगल ड्राफ्ट को पढ़ेंगे तो वहां पे आपको राष्ट्र शब्द ना मिलके राज्य शब्द मिलेगा। जब आप पॉलिटिकल साइंस में थ्योरीज भी पढ़ते हैं तो वहां आपको राष्ट्र निर्माण की थ्योरीज नहीं मिलती, वहां थ्योरीज बताई जाती है राज्य के निर्माण की थ्योरी या फिर राज्य को कैसे संचालित किया जाएगा उसकी थ्योरीज। ठीक है, तो ये दो शब्द हमारे सामने क्लियर हो गए। कुछ देर पहले मैंने दो शब्दों का और आपसे जिक्र किया था जिनमें था व्यक्ति और नागरिक। ठीक है, यानी कि पर्सन एंड सिटीजन। अगेन जब हमने देखा था कि ये दोनों सेम ही लग रहे थे हमको लगभग, उसी तरीके से एक व्यक्ति और नागरिक भी सामान्य संदर्भ में हमें एक जैसा ही लगने वाला शब्द है, लेकिन पॉलिटी में इनके भी अलग मीनिंग है। आपके देश में आने वाला हर व्यक्ति पर्सन है। ठीक है, चाहे वो इंडियन रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो, वो सभी व्यक्ति हैं। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो भारत देश का नागरिक है उसको भारत सरकार कुछ खास अधिकार देती है। वो खास अधिकार हर व्यक्ति को नहीं हो सकते। तो ऐसा व्यक्ति जो भारत देश का नागरिक होने के नाते भारत सरकार के द्वारा दिए गए अधिकारों को यूटिलाइज कर सकता है, उन्हें हम सिटीजन बोलते हैं। जैसे चुनावों में हिस्सा लेना, मतदान करना, ये अधिकार सिर्फ नागरिकों को होते हैं, सभी व्यक्तियों को नहीं। तो इस तरीके से हमने कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी आप समझ ली कि कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान किसे कहते हैं, राज्य या राष्ट्र किसे कहते हैं, और व्यक्ति और नागरिक में क्या अंतर है। आगे हम इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम और भी टर्मिनोलॉजीज पे बात करेंगे, जीएस को इवॉल्व करेंगे और पॉलिटी के मल्टीपल सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे। सो स्टे ट्यून्ड।